ओके यस सर, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर टाइम ऑफ सप्लाई पूरा आपके एंड पे क्लियर हो गया एंड सर माहौल बन रहा है आपके एंड पे पढ़ाई का मस्त वाला। आइए बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक जिसको मैंने एक अलग चैप्टर का नाम दे रखा है बट इट्स अ टॉपिक ओनली। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर आइए बच्चों हम पढ़ते हैं क्या नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15 सेक्शन नंबर 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए क्या बोलता है बेटा, ध्यान से देखना बच्चों। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1। अच्छा वैसे वैल्यू क्या होता है सर, वैसे वैल्यू होता क्या मालिक? सर जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो प्राइस कस्टमर ने सप्लायर को पे करी है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। वही से सेकंड स्विच ऑफ कर दो बस। ओके तो सर जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, सपोज आपने कोई एसी परचेज किया 75,000 का, तो 75,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ सर वैल्यू पर जीएसटी लगता है, क्लियर। अगर कभी भी आपसे इंक्लूसिव जीएसटी प्राइस लिया गया है, उसमें जीएसटी इंक्लूड है तो जीएसटी पे हटाइए, बाद में जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, क्लियर। तो जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो सब वैल्यू के दे रहा हूं, वैल्यू पर जीएसटी अलग से लगेगा। तो सर द प्राइस विच इज पेड और पेएबल बाय द बायर टू द सेलर इज कॉल्ड वैल्यू, दैट्स इट, सिंपल, क्लियर। सर क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं हम, जीएसटी इज टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस। किस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, जो प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस प्राइस पे बायर और सेलर एग्री हो गए दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू, और उसी पर जीएसटी लगेगा, उस पे टैक्स लगेंगे क्योंकि दीज आर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन कितने में हुआ, क्लियर, सो सिंपल। पर आप खुद बताइए, अगर सर उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे उसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसी को बोलते हैं असेसेबल वैल्यू, उसी पे लगता है जीएसटी। पर आप खुद बताइए सर सपोज 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ तो 1 लाख पर लगेगा जीएसटी बेटा। पर आप और मैं अगर रिलेटेड है, हम दोनों रिलेटेड पार्टी है, तो देयर इज अ चांस ना यार कि हम टैक्स बचाने के लिए वहां पे सर वैल्यू कम लिख दे बेटा बिल पे। देयर इज अ चांस कि हम वैल्यू जानबूझ के बिल पे कम लिख दे, इंस्टेड ऑफ ₹1 लाख हम 10,000 ही बिल पे वैल्यू लिख दी बेटा। हो सकता है ना यार ये, क्लियर। सर अननोन कस्टमर के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे, पर नॉन कस्टमर जो हमारे रिलेटेड पर्सन है उससे तो कर ही सकते सर टैक्स बचाने के लिए। इसलिए सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 ने क्या लिख दिया कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है वो वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे एज असेसेबल वैल्यू, अगर बायर और सेलर रिलेटेड नहीं है तो, क्लियर। प्लस चलिए सेकंड एग्जांपल, सपोज मैंने 1 लाख का आपसे, सॉरी मैं कहा गया भाई, ओके आ गया ओके हो गया कैमरा गायब हो गया, ठीक है। तो सर सेकंड, सपोज 1 लाख का प्राइस है, 1 लाख इज द वैल्यू, पर मैंने आपको बोला क्या सर मैं आपको 1 लाख में गुड सप्लाई करूंगा, पर टैक्स बचाने के लिए काम करो 20,000 रुपए मुझे आप पेमेंट करिएगा, 80,000 का मुझे आप कुछ कंसिडरेशन इन काइंड दे देना बेटा। मैंने आपको एसी बेचा, आप मुझे मोबाइल फोन बेच देना सर, और रिमेनिंग 20,000 रुपए और ले लेना मेरे से, आप और दे देना मेरे को बेटा, क्लियर। तो वहां पे 20,000 रुपए जो मैंने आपसे लिया है दैट प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो क्या 20,000 रुपए जीएसटी लगेगा क्या? 1 लाख वाज द फेयर प्राइस, आपने मेरे को 20,000 रुपए दिए, साथ में एक मोबाइल फोन दिया 80,000 रुपए का बेटा, आप समझे मेरी बात, क्लियर। तो सर क्या 20,000 वैल्यू है? नहीं, 1 लाख एंटायरली इज द वैल्यू। इसलिए सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या कि एक्चुअल जो प्राइस आपने चार्ज किया कस्टमर से उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, को हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और वही वैल्यू रहेगा, क्लियर। पर अगर बायर और सेलर रिलेटेड पर्सन है या प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन है, प्राइस के अलावा कुछ और भी कंसीडरेशन दिया है आपने, ऐसे केस में सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 रेफर किया जाएगा और वहां पे वैल्यूएशन रूल्स को रेफर किया है, हम वैल्यूएशन रूल्स को वहां रेफर करके वैल्यू निकाला जाएगा। एंड सर 15(5) में बोल दिया क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि कुछ नोटिफाइड सप्लाईज के केस में वो वैल्यू डिफाइन कर देंगे, इस गुड्स का, इस सप्लाई का वैल्यू ये रहेगा। तो सर वो भी रूल्स में कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए डिफाइन किया हुआ है, वही वैल्यू हम डिफाइन करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों आप। तो सर
सर वहां पर सेक्शन 15.4 और 15.5 ने वैल्यूएशन रूल्स को रेफर किया है, तो सर वो वैल्यूएशन रूल्स पे डिफाइन किया है। हाँ, जिनके सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स है सर उनके लिए वैल्यूएशन रूल्स सिलेबस में नहीं आते हैं, जिनके सीए में इंटरमीडिएट के एग्जाम्स है उनके लिए वैल्यूएशन रूल्स कोर्स में आते हैं, वो हम अलग से आपको पढ़ा देंगे, जो भी सीए में के स्टूडेंट होंगे उनके लिए। क्लियर मालिक? डन। तो सरकार इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला बच्चों, इन केस ऑफ जीएसटी वैल्यू क्या होता है, शायद आपको समझ में आ रहा है बेटा। क्लियर? तो सर एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। क्लियर? पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या कि भाई साहब वैल्यू निकालते वक्त ये फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई की एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो आपकी हुई है वो तो लेंगे प्लस अगर वैल्यू में आपने इन सबको इंक्लूड नहीं किया तो इनको भी इंक्लूड कर देना। सबसे पहला पॉइंट है क्या सर, क्लोज नंबर ए बोलता है सारे टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस। देख भाई वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, पर मान लो जीएसटी के अलावा कुछ अलग टैक्स लगे, जैसे म्युनिसिपल टैक्स हो गया, कोई लोकल टैक्सेस हो गए, कोई सेस हो गया, जीएसटी सेस नहीं बेटा। जीएसटी भले वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो या जीएसटी कंपनसेशन सेस हो, इन सबको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते, पर इसके अलावा कोई और टैक्स लग रहा है तो उन सबको भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। जैसे एग्जांपल दो बेटा मैं, टोबैको खाया ना भाई, खाया होगा ना सिगरेट, सर कभी पीना नहीं जीवन में, ध्यान रखना बेटा। सर तो मालिक इनको कभी फैशन नहीं समझने का, सिगरेट पीने मतलब फैशन है, नहीं। सरकार अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करने का। आओ बच्चों, सिगरेट्स पता है टोबैको बेस्ड गुड्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। तो मालिक एक्साइज जो लगेगा उसको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर जीएसटी लगेगा बेटा। क्लियर? ये एग्जांपल मैंने यहां पे भी आपको दे रखा बेटा, आया ना भाई। तो सरकार सारे टैक्सेस, सेस, ड्यूटीज, लेवीज जो नाम से चार्ज करना है सारे को वैल्यू में ऐड करने का, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर जीएसटी लगेगा। और ध्यान रखना इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन इंक्लूड नहीं करने का। क्लियर? डन। अच्छा आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा टीसीएस, इनकम टैक्स में पढ़ा होगा आपने टीसीएस। तो मालिक टीसीएस इज नॉट अ टैक्स विच इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो टीसीएस का अमाउंट जो कलेक्ट होता है उसको कभी भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का। सर टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी शैल नॉट इंक्लूड टीसीएस का अमाउंट विच इज कलेक्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। इट इज एन इंटरिम लेवी, इट इज नॉट अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जैसे एक्साइज ड्यूटी लगता है वैल्यू पर बेटा, ऐसे टीसीएस कोई वैल्यू पे कोई टैक्स नहीं लेवी हो रहा है बेटा, तो टीसीएस कलेक्ट किया गया इनकम टैक्स का पार्ट है बेटा, इसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? डन। सर अब आइए, ये था हमारा सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर ए। 15(2)(b क्या बोलता है बच्चों? सर 2b से पहले हम पढ़ रहे क्लोज नंबर सी। ओके 15(2)(b बाद में पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर सी बोलता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी और गुड्स और सर्विस और बोथ को सप्लाई करने के लिए कोई एक्सपेंसेस इंकर्ड करना था एंड उसको एक्सपेंस को इंकर किए बिना आप सप्लाई नहीं कर सकते थे बेटा, और वो एक्सपेंस इंकर किया सप्लायर ने पर बिल में वो चार्जेस सेपरेट लिख के कस्टमर से अलग से और रिकवर किया है। क्लियर? तो ऐसे केस में वो चार्जेस भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। एग्जाम्पल, मस्त एग्जाम्पल दू। सपोज आप पार्लर गए बेटा, कहां? पार्लर, ये लो मस्त एग्जाम्पल आपके लिए। क्लियर? वहां जाके आपने फेशियल कराया बेटा, उसने बिल बनाया फेशियल चार्जेस कितने का? ₹300। लिख देता है क्या? दीज आर वैल्यू ऑफ सर्विसेज। कौन सी? फेशियल सर्विसेज। कितना? ₹300। भी बोला क्या, अरे भाई रुको रुको रुको, वो क्रीम लगाया, वो स्क्रब लगाया, उसके पैसे कौन देगा? तो कॉस्ट ऑफ क्रीम यूज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज कितना? 700। शहनाज गोल्ड की क्रीम थी सर, मस्त वाली। एंड सर अदर कॉस्ट इंकर्ड, जैसे
200 रुपीज, जैसे कॉफी पिलाया आपको, एसी वेसी चलाया, लाइट वाइट चलाई बेटा, क्लियर, सब मिला के 200 रुपीज कॉस्ट रीम आपके लिए सर एलोकेट हुई है, टोटल मिला के होता है कितना 1200। आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, आप मुझे बताओ सर 200 पे जीएसटी लगेगा, सॉरी 300 पे जीएसटी लगेगा, पूरे 1200 पे जीएसटी लगेगा, ऑब्वियसली पूरे 1200 पे जीएसटी लगेगा। क्या घर पे जाके ये बोलोगे पापा फेशियल तो 300 में पड़ा, 700 रुपए दो, सर मैंने वो क्रीम ये दिए जो कॉस्ट आई किसके लिए, सर फेशियल लगाने के लिए जो क्रीम काम आई उसकी, फिर अदर कॉस्ट, सैलून में बैठाया, चाय कॉफी पिलाया, पानी में नहीं पिलाया, अदर कॉस्ट इनकट कितना 200, टोटल कम्स टू रुपीज 1200। आया ना मालिक? अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए सर क्या बिना ये एक्सपेंस इंकर किए, बेटा मेरा टारगेट एग्जांपल समझाना नहीं है, मेरा टारगेट इन एग्जांपल के बेस पर सर आपको लॉ समझाना है, इसलिए आपको अगर एग्जांपल समझ में आ जाए तो आपको एकदम रिलैक्स नहीं बैठने का है, आपको पूरा पॉइंट समझने का है बेटा। ओके मालिक, सरकार सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, लैंग्वेज में जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं कोई इस एग्जांपल के थ्रू लॉ पढ़ाना पूरा बेटा आपको सर, इसीलिए आप मुझे बताइए क्या ये एक्सपेंस इंकर किए बिना ये फेशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे क्या बेटा, बिना क्रीम लगाए, बिना सैलून में बैठाए, बिना ये लाइट वाइट चलाए, क्या वो अपनी फेशियल सर्विस दे देता बेटा? आप घर से पानी की बोतल ले जाते, उसको बोलते ले पानी रगड़ स्किन पे और सर कर दे गोरा एकदम, बिना क्रीम के क्या फेशियल सर्विस हो पाती? नो सर, इसलिए एंटायर दिस वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, और इस पे जीएसटी लगेगा, मतलब दीज आर द एक्सपेंसेस। अब लैंग्वेज सुनना बेटा, एनी एक्सपेंस रुकिए 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 स्टॉप कर रहा है सर, एनी एक्सपेंस which the supplier is supposed to incur to supply the goods or service or both। प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, एग्जांपल समझना इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज ऑफ द लॉ समझ लिया तो पूरे सारे पॉइंट समझ में आएंगे। ये एग्जांपल से मैंने बहुत सारे केसेस समझा दूंगा आपको मैं। एनी एक्सपेंस which the supplier is supposed to incur to supply the goods or service or both, एनी एक्सपेंस जिसको इंकर किए बिना सप्लायर अपनी सप्लाई नहीं कर सकता था और वो एक्सपेंस उसने इंकर किया और बिल में अलग से चार्ज कर दिया, वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। अल्टीमेटली कस्टमर से पैसे कितने लिए 1200, अल्टीमेटली ये एक्सपेंस इंकर किए बिना क्या आपने वो सप्लाई कर पाता था? आंसर इज नो। तो ऐसे केस में ऑल दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, अल्टीमेटली 1200 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा। क्लियर? मान लो, चलो आगे कहानी बढ़ती है, मान लो आपको वो पसंद आ गई, क्या? क्रीम। सर आपने क्रीम बॉक्स परचेज कर लिया, में 1000 में टोटल हो गया कितना 2200। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्विस? फेशियल सर्विस का वैल्यू कितना है? यस करेक्ट, 1200 ही वैल्यू ऑफ सर्विस होगा। ये वैल्यू ऑफ सर्विस है क्योंकि फेशियल के लिए ये क्रीम बॉक्स बेचना एसेंशियल नहीं था, हाँ ये क्रीम लगाना वो जरूरी था बेटा, ये वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा, ये सर्विस का पार्ट नहीं बनेगा। आया ना भाई? क्लियर? वेरी गुड भवेश, हाँ ना मालिक? पक्का? डन। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, सर एनी एक्सपेंस विच द सप्लायर हैज इंकर्ड टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। और सर अगर वो एक्सपेंस उसने बिल में अलग से चार्ज किया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सभी वैल्यू पार्ट बनेगा। एक और एग्जांपल देता बेटा मैं, मान लो मैंने आपको ये मार्कर्स बेचे बेटा, सर वैल्यू ऑफ मार्कर है ₹1000। फिर आपने बोला भाई इसको मेरे घर पे डिलीवर करना है, मैंने बोला डिलीवरी चार्ज अलग से लगेंगे, आपने बोला कितना लगेंगे, मैंने कहा 200, बोला डन। पर आपने बोला क्या मंगल, यहां तक मार्कर जो तुम भेजोगे सब सेफली ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, अगर डैमेज हुआ तो तेरा रिस्क है, मैंने कहा डन। सरकार कॉन्ट्रैक्ट और क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा डिफाइन करेगी कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से आपका एग्रीमेंट बन रहा है, क्लियर? और सर वो क्वेश्चन आपको डिफाइन करेगा निशांत भाई और बताएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको जज करना है, वो सुनना आपको समझ में आएगा भी बेटा। मालिक आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है एफओआर बेसिस पर,
F4 बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन बेटा, बिना इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा। तो F4 बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर आप कस्टमर में सप्लायर, आपने मुझे बोला मार्कर मेरे घर भेज दे, आप भले 1200 रुपये ले लेना, 200 रुपये डिलीवरी चार्ज अलग से ले लेना, सरकार 1000 रुपये वैल्यू ऑफ गुड्स और 200 रुपये डिलीवरी चार्ज, टोटल 1200 ले लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर मार्कर हमारे घर पे एकदम सही सलामत पहुंचना चाहिए, वहां तक का रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ आपका बनेगा, डन। अब आप मुझे बताओ मेरा मार्कर बेचने के लिए ये डिलीवरी करना एसेंशियल है कि नहीं सर? क्या आपके और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मार्कर आपके यहां पहुंचेगा तब जाके सप्लाई पूरा होगा ना बेटा? आंसर इज यस, क्योंकि F4 बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है, फ्री ऑन रिसीट आपको रिसीव होगा तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तब तक का रिस्क मेरा है। इसलिए सर टू सप्लाई द मार्कर ये 200 रुपये इंकर करना मेरे लिए एसेंशियल है, उसके बिना मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्लियर? तो ऐसे केस में ये भली चार्जेस मैंने 200 बिल में अलग से चार्ज कर दिया, वी डोंट केयर, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी रुपीज 1200 और पूरे 1200 पे जीएसटी लगेगा। मार्कर की वैल्यू क्या माना जाएगा बेटा? 1200, क्लियर? यही अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज और मैं बोल देता हूं क्या, नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स वर्क्स बेसिस पे है या एक्स फैक्ट्री बेसिस पर है, अब आप बोलेंगे सर ये एक्स वर्क्स या एक्स फैक्ट्री बेसिस क्या होता है मेरे मालिक? सर एक्स वर्क्स या एक्स फैक्ट्री बेसिस का मतलब क्या होता है? सर अगर मैंने आपको मार्कर सप्लाई किए कितने के, 1000 के, अब सर ऐसे केस में सर मैंने बोल दिया मेरी फैक्ट्री पे ही मेरा रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, इसके आगे का ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क सारा आपका है, आई डोंट केयर, आप खुद आके ले जाओ, अपने किसी ड्राइवर को भेज दो, अपनी कोई ट्रक भेज दो, आई डोंट केयर, मैं आपसे 1000 रुपये लूंगा और मेरा रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप मेरी फैक्ट्री पे ही ट्रांसफर। अब आपने बोला कि सर प्लीज आप ट्रांसपोर्ट अरेंज करवा दो ना, मैंने बोला ट्रांसपोर्ट में अरेंज करा दूंगा पर ट्रांसपोर्ट को पैसा आप देना, और ट्रांसपोर्ट बोलता नहीं पैसा मैं एडवांस लूंगा, तो आपने मुझे क्या बोला, एक बार आप ट्रांसपोर्ट का फीस एडवांस उसको पे कर देना, पर रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप आपका दुकान पे ही ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब सर एक्स फैक्ट्री बेसिस पे अगर ट्रांजेक्शन किया और सर ऐसे केस में मैंने आपके यहाँ डिलीवर तो कराया पर उसका रिस्क आपका था, ट्रांसपोर्टर ने बोला कि भाई एडवांस से मुझे फ्रेट चाहिए, मैंने उसको आपसे बात कर ली कि ये 200 रुपये एडवांस मांग रहा है, क्या करने का? आपने मुझे बोला मंगल ये ट्रांसपोर्टर को 200 रुपये एडवांस तू पे कर दे, मेरे से तू अलग से 200 रुपये और ले लेना, तो मैंने बिल बनाया कितना, 1000 रुपये तो वैल्यू ऑफ मार्कर, 200 रुपये जो उसने मेरे से लिया मैंने आपसे अलग से ले लिया, टोटल हो गया कितना, 1200, हाँ है ना? अब यहां पर मैंने ट्रांसपोर्टर को जो पे किया है वो मेरी लायबिलिटी नहीं थी, I was not supposed to incur the transport cost to deliver the goods at your premises, आपको ही ले जाना था, तो वो तो आपने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मंगल प्लीज 200 रुपये आप मेरे बिहाफ पे पे कर दो, ये मैं आपको वापस दे दूंगा, है ना भाई? यार आपने मुझे रीइंबर्समेंट दिया ₹200 का, ये वो एक्सपेंस है which the supplier was not supposed to incur to supply the goods or service or both। पर अगर यही कॉन्ट्रैक्ट F4 बेस पे होता तो ऐसे केस में दिस इज द चार्ज which the supplier is supposed to incur to supply the goods or service or both, यहाँ पे 200 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, यहाँ पे 200 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, और यहाँ पर मार्कर की वैल्यू 1000 ही मानी जाएगी। ये 200 जो पे किया जस्ट एज अ प्योर एजेंट पे किया है, ये वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, this will not be included in the value of supply and 1000 will be the value of supply, क्योंकि यहाँ पे ये 200 रुपये इंकर करना मेरा जिम्मेदारी नहीं था, क्लियर? तो सर मैं लेंगे वापस रिपीट करता हूं, एनी एक्सपेंस विच द सप्लायर इज सपोज टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, अगर आपने बिल में अलग से लिखा तो वैल्यू का पार्ट बनेगा, पर अगर वो एक्सपेंस यू आर नॉट सपोज टू इंकर, आपने जस्ट एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट पे किया है, तो ऐसे केस में वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, क्लियर? अच्छा एक बात और, अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला कि F4 बेस पे ट्रांजेक्शन है या एक्स फैक्ट्री बेस पे ट्रांजेक्शन है, तो हमेशा मानने का कि F4 बेस पे ही ट्रांजेक्शन है, और F4 बेस पे मतलब 1200 पे जीएसटी लगेगा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो। ओके मालिक, क्लियर, डन? सरकार यहां तक पॉइंट खत्म होता है। अब देखिए बेटा यार पॉइंट बेटा कि एक एग्जांपल देखिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर सी बोलता है कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज कमीशन, पैकिंग चार्जेस चार्ज्ड बाय सप्लायर
or anything else done by the supplier in relation to supply at the time of or before the delivery of the goods or supply of services must be added to the value. मतलब अगर कोई भी एक्सपेंस सप्लायर ने इंकर किया है, अगर कोई भी एक्सपेंस सप्लायर ने इंकर किया है, तो अगर कस्टमर से रिकवरी किया अलग से तो वो वैल्यू का पार्ट हमेशा बनेगा. इट विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. क्लियर? अच्छा, अब एक और बात देखना ध्यान. इसी एग्जांपल को आगे बढ़ता बेटा मैं. मान लो इस वाले एग्जांपल को, एनी एक्सपेंस विच द सप्लायर वाज सपोज्ड टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. भले उसने बिल में अलग से चार्ज किया या भले सेपरेट बिल इशू किया हो, पूरा 1200 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एफओआर बेसिस बेटा. अब आप मुझे बताइए, मान लो मैंने, समझने की कोशिश करना, मान लो मैंने सर एफओआर बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब गुड्स का डिलीवरी कस्टमर के यहां तक मुझे भेजना है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है. मैंने कस्टमर को बोला कि मैं आपसे 1000 रुपये लूंगा, 200 रुपये डिलीवरी चार्ज होगा, टोटल 1200. ही एग्रीड, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ₹1200. पर सर वो ट्रांसपोर्टर बदमाश है, मैं अगर उसको फ्रेट अभी दे दूंगा तो वो सर रास्ते में ही वो 200 रुपये की पार्टी कर लेगा. परदेसी परदेसी जाना नहीं सर, पार्टी बना के माहौल जबरदस्त शानदार रास्ते में कर लेगा. इस चक्कर में हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिले हो जाएगा यार. तो सर हमने ट्रांसपोर्टर को बोला तू माल डिलीवर करेगा, हैंड टू हैंड तेरे को तेरा फ्रेट का पेमेंट मिल जाएगा. मैंने कस्टमर को बोला कि भाई साहब मैं गुड्स भेज रहा हूं यहां से, XYZ ट्रांसपोर्टर है, आपके यहां जब गुड्स डिलीवर हो जाए तो 200 रुपये उसको दे देना आप और 1000 रुपये मेरे को दे देना. कस्टमर ने बोला कि हाँ जी 200 उसको दे दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, पर वहां तक डिलीवरी करने का रिस्क रिवॉर्ड आपका. मैंने कहा हाँ, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन एफओआर बेसिस, गुड्स वहां डैमेज पहुंचा तो मत लेना, वापस भेज देना, वो कोई तकलीफ नहीं है, पर उसको भाड़ा जो है वो आपके यहाँ रिसीव होने के बाद फिर देना. तो सर ऐसे केस में क्या हो रहा है, उसने मेरे को तो 1000 ही दिया है और 200 रुपये उसने डायरेक्टली थर्ड पर्सन को पे कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ मी. क्लियर? तो अब मुझे बताओ वैल्यू सप्लाई क्या होगा. अगेन भले ही उसने मेरे को 1000 ही दिया और 200 रुपये थर्ड पर्सन को पे किया है, डायरेक्टली पेड टू थर्ड पर्सन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिंस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन एफओआर बेसिस, ये 200 भी वैल्यू का पार्ट बनेगा और पूरा 1200 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई. वेरी गुड आंसर. क्लियर? तो सर क्लोजम बी यही कहता है, सेक्शन 15 सब सेक्शन में 2 क्लोजम बी क्या कहता है बेटा कि एनी एक्सपेंस विच द सप्लायर वो सपोज टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, पर वो एक्सपेंस डायरेक्टली कस्टमर ने थर्ड पर्सन को पे कर दिया तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा और वैल्यू में इंक्लूड करेंगे और पूरे 1200 पे जीएसटी लगाएंगे मेरे इस एग्जांपल. क्लियर? आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा. आया ना मालिक? चलिए सरकार, ये था सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर बी और क्लोज नंबर सी. आइए क्लोज नंबर डी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही बेटा, कि अगर मैंने अपने कस्टमर से जो गुड्स और सर्विस और बहुत सप्लाई किया है उसके डिलेड पेमेंट की वजह से मैंने कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट या बाय व्हाटएवर नेम कोड एक्स्ट्रा कंसिडरेशन और रिकवर किया तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है, उस पर भी जीएसटी लगता है. और जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मैंने आपसे रिकवर किया है उसके लिए मैं डेबिट नोट इश्यू करूंगा या सप्लीमेंट्री नोट इश्यू करूंगा, सप्लीमेंट्री इनवॉइस इश्यू करूंगा जिसमें मैं जीएसटी लगा के आपसे चार्ज करूंगा. क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर ओरिजिनल इनवॉइस इश्यू क्या होगा जब सपोज 1 करोड़ का वैल्यू सप्लाई था तो 1 करोड़ का मैंने ओरिजिनल इनवॉइस इश्यू किया होगा, बाद में 3 लाख रुपए में आपसे इंटरेस्ट रिकवरी कर रहा हूं तो 3 लाख का मैं आपको सप्लीमेंट्री इनवॉइस या डेबिट नोट भी इश्यू करूंगा जिसके बेस पे आपको सर आपको टैक्स देना, मेरे को टैक्स देना पड़ेगा. आया ना भाई? क्लियर? तो अल्टीमेटली वैल्यू सप्लाई कितना होगा 1 करोड़ 3 लाख बेटा. ओके, ये जो लास्ट चैप्टर में मैंने एग्जांपल दिया था वही मैंने कंटिन्यू करते हैं बेटा. ओके मालिक, डन. सरकार लास्ट पॉइंट है क्या सर, एनी सब्सिडी, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लोज में ई बोलता है एनी सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई अदर देन सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रहा है तो वैल्यू में इंक्लूड करने का ही नहीं बेटा. सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई पर्सन सब्सिडी दे रहा है
तो चेक करना क्या इस सब्सिडी की वजह से प्राइस अफेक्ट हुआ है। अगर यस तो वैल्यू में ऐड बैक कर देना बेटा वापस से। सर एग्जांपल देता बेटा मैं, सपोज सर मैं कोई मशीन बेच रहा हूं ₹1 करोड़, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने मुझे बोला कि मशीन जिसको बेच रहे हो वो बहुत भलाई का काम करता है, आप इनको मशीन 90 लाख में ही बेच दो। मैंने कहा भाई साहब भलाई का काम ये कर रहे हैं, हम समाज सेवा थोड़े कर रहे हैं, हमको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आपको चिंता तो आप दे दो। उसने बोला यस तुम उससे 90 लाख रुपए देना लेना, 10 लाख रुपए हम तुमको अलग से और सब्सिडी देंगे। आई रिपीट सर, जैसे रिलायंस फाउंडेशन ने यशवंत मंगल को बोला कि तुम मशीन जिसको सप्लाई कर रहे हो उसको 90 लाख में सप्लाई करना, 10 लाख का हम तुम्हें सब्सिडी दे देंगे। आप मुझे बताओ सर ओरिजिनल प्राइस क्या थी बेटा? 1 CR। आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी ऑफ ₹10 लाख मैंने कितना प्राइस चार्ज किया कस्टमर से? 90 लाख बेटा। दिस इज द प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। अब आप मुझे बताओ वो 10 लाख की सब्सिडी की वजह से प्राइस अफेक्ट हुआ ना बेटा? यस, इट मींस सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू दी प्राइस, एंड इफ सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू दी प्राइस तो इसको वैल्यू में वापस से ऐड करेंगे और टोटल वैल्यू 1 करोड़ ही होगा। एक तरह से 90 लाख उससे आया, 10 लाख यहां से आया, अल्टीमेटली वैल्यू कितना है? 1 CR। क्लियर? और यही सब्सिडी अगर मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी होती तो 90 लाख रुपए ही वैल्यू होता। क्लियर? पक्का बच्चों? आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा। सर क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? सब्सिडी गिवन बाय पर्सन और एंटिटी अदर देन गवर्नमेंट तभी वैल्यू का पार्ट बनेगी जब एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू प्राइस हो। प्राइस अफेक्ट हुआ है सर, आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी प्राइस कम हुआ है तभी जाके उसको एड बैक करेंगे। पर मान लो सर 1 करोड़ का मशीन था, 1 करोड़ में बेचा बेटा मैंने, और बाद में किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने मेरे को 10 लाख का डोनेशन ऐसे दे दिया बेटा सब्सिडी के नाम पे, क्या उस सब्सिडी की वजह से प्राइस अफेक्ट हुआ था? आंसर इज नो, तो 1 करोड़ ही वैल्यू होगा बेटा। क्लियर? सर क्वेश्चन में लिखा होता है क्या? द प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, मतलब ओरिजिनल प्राइस था 1 CR का, सब्सिडी कंसिडर करने के बाद हो गया कितना? 90 लाख का। इट मींस सब्सिडी की वजह से प्राइस अफेक्ट हुआ है और सब्सिडी को वैल्यू में ऐड करेंगे और 1 करोड़ विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? डन। ये आपका सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 खत्म होता है। अब तो सर वापस से रिपीट करता हूं, बहुत छोटा टॉपिक है सर वैल्यूएशन का। सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 हमने पढ़ा है क्या? एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। और अगर प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है या बायर और सेलर रिलेटेड है तो सेक्शन 15(4) बोलता है क्या? रेफर करेंगे वैल्यूएशन रूल्स। 15(5) बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि कुछ सप्लाईज को नोटिफाई करके बता देंगे कि यहाँ पे वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, वो भी वैल्यूएशन रूल्स का पार्ट बनता है। क्लियर? 15(2) ये बोलता है कि फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। फर्स्ट है क्या? सारे टैक्सेस अदर देन जीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, सारे टैक्सेस ऐड करने हैं। हाँ, टीसीएस जो अंडर इनकम टैक्स एक्ट करता है बेटा, वो टीसीएस को टैक्स चार्ज नहीं हो रहा है किसी सप्लाई पे बेटा, उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का। क्लियर? अदरवाइज कोई भी टैक्स चार्ज होता है तो सर वो सब वैल्यू का पार्ट बनेगा। क्लियर? क्लोज नंबर सी पहले बोलता रहा हूं मैं, वो बोलता है क्या? कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस या ऐसा कोई कॉस्ट विच द सप्लायर वाज सपोज्ड टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, वो अगर आपने सप्लायर ने इंकर किया है और बिल में अलग से चार्ज किया है तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। क्लियर? और सर अगर ऐसा कोई एक्सपेंस विच द सप्लायर वाज सपोज्ड टू इंकर पर रेसिपिएंट ने ही थर्ड पर्सन को डायरेक्टली पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। क्लियर? सर क्लोज नंबर डी बोलता है क्या? अगर कोई कस्टमर से सप्लायर ने ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस, पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट, कुछ भी नाम से अगर ओवर एंड अबव द प्राइस रिकवरी किया है तो वो भी वैल्यू में इंक्लूड होगा। उसके लिए भी आप डेबिट नोट रेज करेंगे, सप्लीमेंट्री इनवॉइस इश्यू करेंगे और कस्टमर से जो इंटरेस्ट आया है वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा बेटा। एंड एनी सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस will always form part of value of supply except if the subsidy is given by central government or state government. Clear है मालिक? डन। सरकार फिर है क्या? सर exclusion from the value of supply section 15 subsection 3 following shall be excluded from the value of supply. फर्स्ट क्या है? डिस्काउंट। सेकंड क्या है? डिस्काउंट। एक डिस्काउंट है जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ आपने बिल पे ही इंडिकेट करके कस्टमर को पास ऑन कर दिया है, और एक डिस्काउंट हम पढ़ेंगे जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, आफ्टर द सप्लाई आपने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को।
चलिए बात करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, डिस्काउंट। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 क्लोज नंबर ए ये है और क्लोज नंबर बी ये कहता है। क्लोज नंबर ए पहले पढ़ लेते बेटा कि सपोज जब मैं माल सप्लाई कर रहा था तो जब बिल बनाया मैंने वो था 12 लाख रुपए का और लेस 2 लाख रुपए मैंने डिस्काउंट दिया आपको। तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ या बिफोर द सप्लाई इटसेल्फ मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया विच इज शोन ऑन द इनवॉइस इटसेल्फ। तो मैंने कस्टमर से नेट प्राइस कितना लिया बेटा? 10 लाख ही लिया ना यार, तो 10 लाख ही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा क्योंकि एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हुआ है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू। अगर डिस्काउंट को सर आपने बिल पे अलग से इंडिकेट किया है और नेट वैल्यू कस्टमर से लिया तो यस वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेट वैल्यू जो आएगी 10 लाख रुपए मेरे इस एग्जांपल में 10 लाख को ही वैल्यू में इंक्लूड करेंगे, 10 लाख पे जीएसटी लगेगा। आया ना भाई? क्लियर, डन। सेकंड, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये क्या होता है बेटा? सर कई बार क्या होता है आपको ये स्कीम दे रखी है सप्लायर ने कि साल भर में अगर 10 करोड़ का परचेज करोगे तो 10% डिस्काउंट, साल भर में 20 करोड़ का परचेज करोगे तो 15% डिस्काउंट, साल भर में 50 करोड़ का परचेज कर लोगे तो 20% डिस्काउंट। आप मुझे बताओ साल भर में आप कितना परचेज करोगे, कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा, कब पता पड़ेगा? साल के एंड में पता पड़ेगा ना यार, क्योंकि जब मैं बेच रहा हूं तब तो नहीं पता कि ईयर एंड में कितना आपका टर्नओवर हो जाएगा, कितना मेरे से परचेज कर लोगे। तो इसको बोलते हैं टर्नओवर बेस्ड डिस्काउंट, टारगेट बेस्ड डिस्काउंट। तो ऐसे केस में ये क्या है, जब मैं सप्लाई कर रहा हूं तब नहीं पता कितना डिस्काउंट मिलेगा। तब सर ऐसे केस में सर जब मैंने ओरिजिनली आपको माल सप्लाई किया होगा, ओरिजिनल बिल इश्यू किया होगा, वो तो पूरी वैल्यू का इश्यू किया होगा बेटा, पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगाया होगा। अब ईयर एंड पे पता पड़ा कि आपने ये टारगेट अचीव कर लिया है, तब क्या होगा? ऐसे केस में बोला है क्या? यस, ऐसे केस में भी इस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को वैल्यू से एक्सक्लूड करेंगे और नेट वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। पर नेट वैल्यू पे कैसे लगेगा? मैं तो ऑलरेडी जीएसटी चार्ज कर चुका हूं। तो उसके लिए मैकेनिज्म बोलता है क्या, मैं एट द एंड ऑफ द ईयर या जब भी वो पीरियड कंप्लीट होता है मैं आपको क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा और उस क्रेडिट नोट में वो ओरिजिनल इनवॉइस के सारे नंबर लिखूंगा कि इन इनवॉइसेस के लिए मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं। मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए सिंगल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड, आपकी चॉइस है बेटा। आप चाहे तो मल्टीपल क्रेडिट नोट इशू करे, आप चाहे तो सिंगल क्रेडिट नोट टू सिंगल पार्टी इशू कर सकते हो। तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा जिस पे लिखूंगा मैंने आपको 20% डिस्काउंट दिया है या 10% दिया, जो भी हमारे एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी वजह से सर जो मैं एक्स्ट्रा जीएसटी पे कर चुका हूं वो जीएसटी की लायबिलिटी मेरा उस महीने में कम हो जाएगा जिस महीने में मैंने क्रेडिट नोट इश्यू किया। पर कंडीशन क्या है, उतना प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने भी रिवर्स किया होना चाहिए। अगर कस्टमर ने क्रेडिट ले रखा है पूरे बिल के वैल्यू का, अब बिल का वैल्यू कम हो रहा है, टैक्स भी कम हो रहा है, उतना टैक्स जो मैंने ज्यादा गवर्नमेंट को दिया उतना मैं गवर्नमेंट से रिफंड लेके आऊंगा बाद में, तो उतना आपको क्रेडिट भी तो कम करना पड़ेगा। अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया तो पता लगे, क्रेडिट लिया तो उतना प्रोपोर्शनेट आईटी से आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर, डन। सर वापस से बोलता बेटा मैं, सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का सप्लाई से एक्सक्लूड होगा, पर कंडीशन क्या? 3 कंडीशन बेटा। फर्स्ट, जब मैंने ओरिजिनली सप्लाई किया था उस टाइम पे ये पता होना चाहिए कि एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा, मतलब इट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब मैंने सप्लाई किया तब पता था कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड, मैंने क्रेडिट नोट जो इशू किया इट शुड बी लिंक्ड टू द इनवॉइसेस, कि इन इनवॉइस का मैंने क्रेडिट नोट इशू किया है। एंड थर्ड, रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स किया है। तो ऐसे केस में सर डिस्काउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, अदरवाइज डिस्काउंट वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। जैसे सेकेंडरी डिस्काउंट, जैसे आपने 2 महीने अच्छा काम किया, मैंने खुश होकर आपको 2%, सर जब पेमेंट करने आया मेरे को 2% कैश डिस्काउंट दे दिया मैंने आपको, इट वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मैंने डिस्काउंट नहीं दिया, मेरे खुश होकर दिया है, तो ये वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होगा। ऐसे केस में फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू होगा, जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा। और जीएसटी की वजह से जीएसटी का क्रेडिट नोट इशू नहीं हुआ तो जीएसटी का टर्नओवर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीएसटी का अमाउंट कम नहीं होगा, केवल वैल्यू कम हो जाएगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए। क्लियर, डन। सरकार ये था पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 खत्म होता है। अब वापस से रिपीट करता है बेटा, 2 तरह के डिस्काउंट है। एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ और बिफोर द सप्लाई इटसेल्फ। क्लियर, फर्स्ट क्लोज नंबर ए बेटा, तो अगर आपने बिल पे अलग से इंडिकेट किया है, नेट वैल्यू चार्ज किया तो नेट वैल्यू पे जीएसटी लगाओ, बात खत्म बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर। पर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में सर इट शुड बी नोन, 3 कंडीशन है, इट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट।
सेकेंड, क्रेडिट नोट जो इशू का इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस जिसके लिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। और थर्ड, प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट ने भी रिवर्स किया होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ऐसे केस में बाद में बेटा सर क्रेडिट नोट की वजह से लायबिलिटी कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू से एक्सक्लूड कर देंगे बेटा। क्लियर? एक सर्कुलर भी था, वो भी समझ लेते बेटा हम लोग। फर्स्ट, स्टेगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर ऑफर होता ना, शॉपिंग करी होगी, एंड ऑफ सीजन सेल, मॉल में गए, 2 शर्ट परचेज करने पर 40% डिस्काउंट, 3 शर्ट परचेज करने पर 50% डिस्काउंट, 5 शर्ट परचेज करने पे 60% डिस्काउंट। तो सर बाय मोर सेव मोर, ऐसे केस में क्या हो रहा है? ऑन द स्पॉट डिस्काउंट हो रहा है। जब आप जब आप सप्लाई कर रहे हो उसी टाइम डिस्काउंट मिल रहा है, ऑन द स्पॉट में डिस्काउंट दे रहा हूं आपको बेटा, तो बिल पे लिखूंगा ना कि इतना शर्ट परचेज के लिए इसलिए इतना डिस्काउंट। तो ऐसे केस में सर ये तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही आपने डिस्काउंट दिया, तो नेट वैल्यू जो आपने चार्ज किया उसी पे जीएसटी लगेगा। पर अगर पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट, जो मैंने एग्जांपल दिया कि साल भर में 10 करोड़ का परचेज करोगे तो इतना डिस्काउंट, या साल भर में 10,000 शर्ट परचेज किया तो इतना डिस्काउंट, तो सर ऐसे केस में सर ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है जो मैंने आपको कंडीशन बताई, वो अगर फुलफिल होती है तो वैल्यू सप्लाई से एक्सक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? एंड सर लास्ट क्या, सेकेंडरी डिस्काउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? सर मैंने खुश होकर डिस्काउंट दिया, या कभी आप पेमेंट करने आए, आपने जल्दी पेमेंट कर दिया तो मैंने 2% कैश डिस्काउंट दे दिया आपको, सिंस ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है बट इट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, तो ऐसे केस में ये वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होगा, और ऐसे केस में फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू होगा, और यहाँ पे जीएसटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 5,000 रुपए का मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, इससे मेरी जीएसटी लायबिलिटी कम नहीं होगी, ना आपको कोई आईटीसी रिवर्स करना है ऐसे केस में। क्लियर? डन। सरकार ये आपका डिस्काउंट्स को लेके जो सर्कुलर था वो भी डन है ना भाई? समझे मेरी बात? हाँ देवेंद्र भाई। सर देवेंद्र भाई बोल रहे सर आपने बोला 2 शर्ट लेने पे 40% डिस्काउंट, 3 शर्ट लेने पे 50% डिस्काउंट, 5 शर्ट लेने पे 60% डिस्काउंट, सर हम 10 शर्ट लेंगे क्या आप 100% डिस्काउंट दोगे क्या? ओ भाई मजे मत लो मेरे। सरकार आओ बच्चों, सर ये सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 भी खत्म बेटा। तो 15(1) बोलता है क्या, एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे अगर बायर से रिलेटेड नहीं है, प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन। 15(2) फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड, जो इंक्लूजन में पड़े सारे बेटा। फिर 15(3) डिस्काउंट एक्सक्लूड करने का वैल्यू से बेटा। 15(4) 15(5) वैल्यूएशन रूल्स को रेफर करते हैं बेटा। क्लियर? सर ये सेक्शन 15 खत्म बेटा आपका, आया ना मालिक? आइए जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको दे रखा है कि वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करने का और क्या क्या एक्सक्लूड करने का वैल्यू में से। एग्जाम्पल दे रखा सो दैट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाए। आइए बच्चों, सबसे पहला क्या है, कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू इंस्टॉलमेंट। सर मैंने कोई मशीन आपको बेची, उसके लिए कोई, सर ये बहुत मैं कह रहा हूं एक्स नंबर ऑफ चार्जेस मैं आपको लिख दूं, कोई भी चार्ज जो मैंने कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस रिकवरी किया, वैल्यू का पार्ट बनेगा बेटा। तो कंसल्टेंसी चार्ज इन रिलेशन टू इंस्टॉलमेंट, यस। डिजाइन ड्राइंग इंजीनियरिंग चार्जेस, कोई भी चार्जेस ले लो, ऐड करने का वैल्यू में। टेस्टिंग चार्जेस, यस, ऐड करने का। फ्रेट फ्रॉम सेलर प्रीमाइसेस टू बायर प्रीमाइसेस, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसको एफओआर बेस पे मानने का और वैल्यू में ऐड करने का। इंश्योरेंस चार्ज ऐड करने का। इंटरेस्ट पेनल्टी चार्जेस बाय सेलर फॉर डिलेड पेमेंट, यस, ऐड करने का। इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज्ड बाय द सेलर फॉर डिलेड पेमेंट बट वेव्ड लेटर ऑन, मतलब हमने कस्टमर से अल्टीमेट नहीं लिया, आपको पता है टाइम ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा है क्या, अगर वो वैल्यू आएगा, ये अमाउंट आएगा तो ही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, तो ही वैल्यू में इंक्लूड करना, वरना वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना। इंस्पेक्शन चार्जेस, लोडिंग एंड वेमेंट चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, प्रोटेक्टिव पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, ब्ला 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 चार्जेस, सब ऐड करो वैल्यू के अंदर। क्लियर? सब्सिडी डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्राइस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, नहीं 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 नहीं, ऐड नहीं करने का। क्लियर? सब्सिडी डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्राइस फ्रॉम एनी अदर पर्सन, यस, ऐड करने का। टैक्सेस चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, और यहाँ पे लिख दो अदर देन जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्लियर? सर सेस जीएसटी वाले सारे टैक्सेस छोड़ के सारे टैक्सेस ऐड करने का। और लास्ट, डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू से लेस करने का बेटा। हाँ है ना भाई? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। और इसी के साथ ये वैल्यू के पॉइंट भी खत्म होता है। अब
अरे क्लियर है मालिक? सर ये वैल्यूएशन का छोटा सा टॉपिक था जो आपके सिलेबस में आता है। आई होप वैल्यू समझ में आया। सेक्शन 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 और 5 ने तो रेफर किया वैल्यूएशन रूल्स को। 15.1 ने बोला एक्चुअल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। 15.2 बोलता है फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू सप्लाई। सारे टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस। टीसीएस टैक्स ऑन गुड्स नहीं होता है, टैक्स ऑन सर्विस नहीं होता है, इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, टीसीएस इनकम टैक्स वाला। सेकंड, कोई भी एक्सपेंस जो सप्लायर को इंकर करना था पर रेसिपिएंट ने इंकर कर दिया है वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। थर्ड, कोई एक्सपेंस जो सप्लायर को इंकर करना था सप्लायर ने इंकर किया पर बिल में अलग से चार्ज किया, ये सारे एक्सपेंसेस वैल्यू में ऐड करने का बेटा। 15 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी बोलता है इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट चार्जेस जो कस्टमर से रिकवर किया वैल्यू का पार्ट बनता है। एंड लास्ट, सब्सिडी डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्राइस बट गिवन बाय एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू का पार्ट बनेगा। क्लियर? 15.3 बोलता है क्या वैल्यू से एक्सक्लूड करना है क्या? क्लॉज नंबर ए ऑन द स्पॉट जो डिस्काउंट दिया है सप्लाई के टाइम पे डिस्काउंट दिया। और 15.3 बी बोलता है क्या सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो आपने दिया है वो भी वैल्यू से एक्सक्लूड होगा अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था तो। सेकेंड, सर जो आपने क्रेडिट नोट इशू किया इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी रेसिपिएंट ने रिवर्स किया होना चाहिए। ये कंडीशन पूरी तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी आप वैल्यू से एक्सक्लूड करना। क्रेडिट नोट इशू करेंगे, क्रेडिट नोट की वजह से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, टैक्स का रिफंड लेके आ जाना गवर्नमेंट से, पर कस्टमर को भी आईटीसी प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर? डन। 15.4, 15.5 वैल्यूएशन रूल्स रेफर करता है। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये टॉपिक वैल्यूएशन वाला भी खत्म होता है। अब आई होप मजा आया बेटा आपको, आई होप समझ में आया बच्चा आपको। क्लियर? भारत माता की जय। इसी के साथ ये पॉइंट भी खत्म होता है। अब ओके बच्चों, डन। अच्छा अब ध्यान दीजिए बेटा, सर वैल्यूएशन के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने सारे लेक्चर में सोल्व किए, वो भी फाइल में आपके लिए गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूं। उससे आपकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शानदार वाली हो जाएगी वैल्यूएशन की। क्लियर? वो जरूर देखने का, क्योंकि उसकी वजह से ही कई बार क्या होता है चैप्टर दिखने में इजी लगता है पर जब क्वेश्चन करते हैं ना बेटा तब पता पड़ता है अच्छा हमसे ये गलती हो रही थी बेटा। तो वो भी मैं ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूं आपके लिए। वो भी आप वैल्यूएशन के चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए वो भी अपलोड कर रहा हूं, वो भी जरूर देखिएगा बेटा। भारत माता की जय। सर जो भी गूगल ड्राइव वाले बच्चे हैं उनके लिए लेक्चर स्टॉप कर रहा हूं और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगले स्लाइड से अगले लेक्चर से शुरू कर रहा हूं। पर हाँ बच्चों जो लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं भी वो कहीं जाने का नहीं बेटा, जस्ट स्टॉप करके वापस स्टार्ट कर रहा हूं आईटीसी वाला चैप्टर बेटा। माहौल